This time we will study about the property of the vector product or cross product that is written here. So first property is it does not obey the commutative law. Means the cross product of two vector, cross product of two vectors does not obey the commutative law. कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। कैसे समझेंगे? तो देखो हमने यहाँ पे दो टेबल बनाया है और दो वेक्टर लिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर। सपोज करो कि प्रोडक्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्रॉस प्रोडक्ट फ्रॉम ए वेक्टर टू बी वेक्टर विद दैट इज द एंगल थीटा बिटवीन द टू वेक्टर। दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। सो अब यहां से हम राइट हैंड थंब रूल लगाएं और ऐसे में या स्क्रू रूल लगाएं तो ऐसे में क्रॉस प्रोडक्ट जो बनेगा दैट इज फ्रॉम ए टू बी इट विल मूव अपवर्ड। ये किधर की ओर जाएगा? अपवर्ड जाएगा। सो ये क्या बनाया? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज द अनदर वेक्टर means the cross product of two vector yield another vector and which is perpendicular to either of the vector। दोनों के परपेंडिकुलर भी यहां देखो, ये एक परपेंडिकुलर हो गया इसके साथ है, इनके साथ भी परपेंडिकुलर हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे दोनों ही परपेंडिकुलर है π/2 दैट इज 90 डिग्री और यहाँ भी आपको एंगल मिला 90 डिग्री। ये थीटा एंगल है बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है। तो ऐसे में परपेंडिकुलर का आप देखते हैं एंड द डायरेक्शन इज व्हाट? परपेंडिकुलर एंड डायरेक्टेड अपवर्ड एंड डायरेक्टेड अपवर्ड ऊपर की और यहां देखते हैं टेबल में। देखिए अगर हम दूसरा टेबल देखते हैं और B to A मूव कर रहे हैं तो मेरा थंब किधर इंडिकेट कर रहा है? अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल दैट इज द डाउनवर्ड। सो यहां पर जो वेक्टर के बीच दोनों वेक्टर अगर आपने लिया A to B दैट इज द थीटा। सो ऑन दैट केस वी विल फाइंड द डायरेक्शन इज downward and it is the B vector cross A vector, that is another vector. Here also we will see the same relation, it is perpendicular to either of the vector। अब इसी बात को आप ऐसे भी देख सकते हो कि मान लो हमने कहा कि ये A वेक्टर है और यहाँ पे B वेक्टर है, A वेक्टर और B वेक्टर। तो ऐसे में रिजल्टेंट आपका क्या मिला? दैट इज अपवर्ड। स्क्रू रूल लगाएं या ये दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा एंगल है। सो रिजल्टेंट हो गया A क्रॉस B, ठीक है। ये थीटा एंगल फ्रॉम A टू B। कहने का मतलब कि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन A टू B करते हैं तो दैट इट इज द अपवर्ड डायरेक्शन और परपेंडिकुलर है दैट इज A क्रॉस B। क्या मिला? A क्रॉस B A टू B के बीच में और ये 90 डिग्री दोनों जगह आपको मिल रहा है। यहां भी π/2 विद द A एंड हियर आल्सो π/2 विद द B। लेकिन इसी को हम B से कर दें मींस यहां रिलेशन अगर हम ऐसे ले लें कि दैट इज A एंड दिस वन इज द B। यहां पर आपने कैसे लगाया? राइट हैंड थंब रूल लगाया इस तरह करके, ये आपका पाम और ये फिंगर टर्न किया फ्रॉम A टू B तो थंब अपवर्ड हो गया। अब नीचे जा रहे हैं फ्रॉम B टू A, सो ये डायरेक्शन क्या हो गया? B टू A। तो ऐसे में ये आपका डायरेक्शन थीटा का हुआ B टू A। तो ऐसे में डायरेक्शन किधर की ओर हो गया? नीचे हो गया एंड दैट इज द B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर। तो दोनों का डायरेक्शन, दोनों वेक्टर अलग अलग हो गया, दोनों का डायरेक्शन बदल गया। तो हम यहां लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू, इक्वल में ले रहे हैं तो दैट A क्रॉस B फॉर द अनदर इज द माइनस B क्रॉस A। क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो नेगेटिव क्या बता रहा है? दैट इज डायरेक्शन। इसका मतलब इट विल नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ मींस A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर नेवर इक्वल टू B vector cross A vector and then that will be the non-commutative law। so ये आपने यहां समझा। अब देखो दूसरा प्रॉपर्टी हम देखने जा रहे हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? that cross product of two vector obey the distributive law। चलो इसी में हम थोड़ा सा बात कर देते हैं। Cross product of two vector obey the distributive law। एक simple properties है। Second, cross product of two vectors
vectors obey the distributive law. That is simple one. Means अब यहां हम देख रहे हैं कि a वेक्टर है and that is making the cross product with the this one. तो ये हो गया क्या b plus c. तो यहां पर क्या बन गया? That is a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस यहां भी आप लिख सकते हो a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर. ये क्या है? That is the one way. अगर आप ऐसे भी कर सकते थे, एक को आप इधर कर देते तो भी आप ये रिलेशन सेम रिलेशन लाते. दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम थोड़ा और आगे बढ़ करके देखते हैं. विद मींस द क्रॉस प्रोडक्ट विद ए स्केलर. स्केलर के साथ जब देते हैं, थर्ड वन यहां बात कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट A cross B make a product with the scalar. Cross product A cross B make the product with scalar. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने समझा. अब स्केलर के साथ हम बात कर रहे हैं. मान लीजिए आपके पास है m, यहां पर आ गया क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. सो इस रिलेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो. दैट इज द m a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. और इस रिलेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब दैट इज आल्सो इक्वल टू द a वेक्टर क्रॉस m b वेक्टर. ये सभी एक ही हुआ. स्केलर को अगर हम देख रहे हैं यहां पर तो इस तरह ये एक प्रॉपर्टी हो गया. स्केलर अगर क्रॉस प्रोडक्ट के साथ एक वैल्यू बनाता है तो m a और a टू द m b भी सेम है. दैट इज द वन प्रॉपर्टी. और अब अगर इसी पे बात कर रहे हैं कि मान लो दोनों ही अलग अलग लेते हैं. मान लो सपोज करो फॉर या इफ m a वेक्टर क्रॉस m b वेक्टर, तो ऐसे में m a वेक्टर क्रॉस m b वेक्टर कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू mn. और यहां आपने लिख दिया a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. और ये हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो इस बात को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं कि दो स्केलर का प्रोडक्ट कर दिए. अब इसको आप रीअरेंज भी कर सकते हो. दैट इज m, यहां पर लिख देंगे m a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. दैट इज आल्सो द सेम. और इसी को अगर आप चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हो. दैट वन इज द m a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. ऑल द सेम, सभी क्या है? बराबर है. एक तरह से आपने प्रॉपर्टी देखा. अब इसको कैसे समझेंगे? तो मान लो हमने कहा कि सपोज करो कि a वेक्टर आपने लिया है एंड दैट a वेक्टर इज ऑफ द 3i एंड b वेक्टर इज ऑफ द 4j. सपोज करो और इनका हमको क्रॉस प्रोडक्ट करना है. यहां पे दोनों है. अब देखो यहां पर ये एग्जांपल हो गया. ठीक है, कैसे समझेंगे इस बात को कि स्केलर के साथ है, क्योंकि अभी इसलिए हमने कहा मेक ए प्रोडक्ट. ये जो प्रोडक्ट आपने लिया a क्रॉस b प्रोडक्ट कर रहा है विथ स्केलर. और स्केलर को करने वक्त सारा चीज आपको ध्यान में. और ये एग्जांपल हमने ले लिया. ये एग्जांपल हो गया दैट a इज इक्वल टू 3i b इज इक्वल टू 4j. तो अब अगर इनके बीच में हम देख रहे हैं तो a क्रॉस b वेक्टर अगर हम कर दे तो कितना आ जाएगा a क्रॉस b. तो a क्रॉस b अगर हम यहां ले रहे हैं दिस इंप्लाइज a क्रॉस b. तो यहां पर क्या आ जाएगा? दैट इज द 3i. तो 3i को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 into 4. और इधर हो गया क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ i क्रॉस j. तो i क्रॉस j दैट इज 90 डिग्री. मींस इट इज द यूनिट कैरेक्टर 1 हो गया. तो यहां पर हम सीधा सीधी आंसर क्या हो गया? दैट इज इसका वैल्यू किधर हो जाएगा? k पे हो जाएगा. तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज द 12k यूनिट. कहने का मतलब है ये जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उस समय ये प्रॉपर्टी को हमको ध्यान में रखना पड़ता है और इसी प्रॉपर्टी के माध्यम से हम इसको सॉल्व करते हैं. तो ये आप समझे यहां पर कि a की जगह पे 3i रखें, b की जगह पे 4 रखें और इस तरह करके आपने लिया. और यूनिट वैल्यू के हिसाब से यहां पर i j तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन किधर हो जाएगा? k की ओर हो जाएगा एंड दैट इज द 12k. सो a क्रॉस b का वैल्यू आ गया. चलो अब देखो फोर्थ प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विथ इटसेल्फ. तो ऐसे में
ये बात भी ध्यान में रखना है। फोर्थ प्रॉपर्टी को यहां देख रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विथ इटसेल्फ। अगर हम यहां ले रहे हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विथ इटसेल्फ, विथ इटसेल्फ। तो ऐसे में अब देखो, अगर सेम के साथ सिंपल रिलेशन है, विथ इटसेल्फ मींस यहां पर हम कॉमनली दो वेक्टर लिए, ए वेक्टर और इसी पे ए वेक्टर क्योंकि सेम कैरेक्टर है, तो यहां थीटा बराबर कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। और जब थीटा 0 हो गया तो क्योंकि हम जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, साइन फैक्टर है, तो साइन 0 इज इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज अगेन 0। सो इट विल गिव द नल वैल्यू, क्या देगा, नल वैल्यू देगा, नल वेक्टर देगा। सो ए वेक्टर विद द क्रॉस प्रोडक्ट विद दैट ऑफ द ए वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर, दैट इज द 0 मींस इमेजिनरी डायरेक्शन और आर्बिट्ररी डायरेक्शन। ये एक बात हुआ। अब इसी बात पे हम कुछ और भी जान सकते हैं, जैसे अभी आपने कहा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विद इटसेल्फ, तो मान लो हम यहां पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं एंड दैट इज सिंपल x y एंड z। तो ऐसे में यहां क्या मिल रहा है, i कंपोनेंट, यहां क्या मिल रहा है, j कंपोनेंट, और यहां क्या मिल रहा है, k कंपोनेंट। तो ये आपका i j क्या हो गया, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हो गया। अब अगर हम यहां पर बात करते हैं मींस इटसेल्फ के बारे में बात कर रहे हैं, इटसेल्फ मींस i अलोंग i। सो यहां पर एक वेक्टर i है, यूनिट वेक्टर है, और उसी के साथ फिर अनदर यूनिट वेक्टर आ गया, तो ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया। और ऐसे में i डॉट i मींस थीटा बराबर कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। इसी तरह अगर हम j ले लेते हैं तो यहां पर भी j आ रहा है और यहां भी j आ रहा है, और ये दोनों अगर आप j यूनिट वेक्टर लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द वन, सो ऑन दैट केस हियर आल्सो थीटा बराबर 0, ठीक है। और अगर हम इसमें भी देख रहे हैं, यहां पर भी मान लो यूनिट कैप आपने लिया, यूनिट वेक्टर लिया, यहां पर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। और हर एक जगह हम देख रहे हैं, इसका मतलब अगर हम i क्रॉस i कर दें फॉर दिस रिलेशन, तो हमको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के केस में भी मिल रहा है i क्रॉस i, दैट इज इक्वल टू सिंपल रिलेशन है साइन ऑफ द 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू 0। तो हम इसी बात को यहां लिख रहे हैं, दैट इज 1 into sin 0 दैट इज इक्वल टू अगेन 0 पूरा का पूरा, और आपका रिलेशन क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब i क्रॉस i दैट इज इक्वल टू 0, j क्रॉस j दैट इज अगेन 0, k क्रॉस k दैट इज अगेन 0। तो ये हम लोग जाने इटसेल्फ कंडीशन को अगर आप फॉलो करते हो तो ऐसे में सारे का वैल्यू नल वेक्टर देता है, 0 देता है। आप नल वेक्टर के रूप में भी ले सकते हैं, नल वेक्टर के रूप में ले सकते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका 0 है एंड आर्बिट्ररी डायरेक्शन है। कॉमनली हम लोग इसको 0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बट इट इज ए टेंडेंसी टू बी देयर वेक्टर, सो ऐसे कंडीशन में इसको हम नल वेक्टर के रूप में लेंगे। ऑल दीज आर द 0 वेक्टर, 0 वेक्टर और नल वेक्टर, नल वेक्टर। अब इसी को हम और आगे थोड़ा सा बढ़ करके देख रहे हैं कि मान लो दो पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसे में भी इसी रिलेशन पे हम बात कर रहे हैं कि अगर दो पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर है, दैट मींस इसी क्रॉस प्रोडक्ट इटसेल्फ हटा देते हैं, वेक्टर यहां पर हो गया 5 नंबर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो ऐसे में भी आपको क्या मिल रहा है, मान लो हमने यहां लिया ए वेक्टर और पैरेलल वेक्टर है बी वेक्टर, तो थीटा कितना हो गया, भले ये दोनों बराबर नहीं है लेकिन थीटा बराबर 0 है, सो साइन वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 इज इक्वल टू अगेन 0। तो अगर हम इनका क्या कंडीशन लेते हैं
और दूसरा कंडीशन भी लेते हैं। यहां पर आपने क्या कहा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फॉर दिस रिलेशन थीटा दैट इज इक्वल टू नल वेक्टर। ये आपका भी नल वेक्टर हो गया क्योंकि थीटा का वैल्यू 0 करके। दो, ए वेक्टर नेवर इक्वल टू 0, इसके बावजूद भी कि ए वेक्टर इक्वल क्या कह रहे हैं 0 के बराबर नहीं है, ना तो ए वेक्टर 0 है ना ही बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है, लेकिन फिर भी ऐसे में भी आपको नल वेक्टर मिल रहा है क्योंकि थीटा साइन फैक्टर क्या हो गया 0 हो गया। और ये हम लोग कब देखते हैं, तो कई एक जगह देखते हैं जहां पर मान लो आपने टॉर्क लिया है टर्निंग इफेक्ट। तो पहले यहां देखो ये आपके पास आ गया एंटी पैरेलल। अगर हम मान लेते हैं कि ए वेक्टर आपका ऊपर की ओर ए वेक्टर दिख रहा है एक साइड, बी वेक्टर इधर दिख रहा है, तो यहां थीटा कितना हो गया, दैट इज द 180 डिग्री, दैट इज पाई। तो ऐसे में अगेन हमको क्या मिला कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यहां भी अगर हम ले रहे हैं तो दैट इज इक्वल टू 0 और नल वेक्टर 0 आ गया दोनों ही कंडीशन पे, क्योंकि यहां पर भी आप ले रहे हो साइन ऑफ 180 डिग्री दैट इज अगेन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये रिलेशन हमको यहां पर मिल रहा है और इसके कंडीशन पे हम फॉलो करते हुए बने इटसेल्फ और पैरेलल कंडीशन पे हमको यहां पर जो भी देखे ऑर्थोगोनल में भी देखे तो ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स देखे। अब देख रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर और परपेंडिकुलर वेक्टर, पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर देखे जिसका वैल्यू आपके पास आया। अब परपेंडिकुलर वेक्टर के साथ 6 नंबर देख रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर, एक वेक्टर मान लीजिए आपने यहां लिया, दिस इज द ए वेक्टर और बी वेक्टर इधर हो गया और दोनों के बीच में कितना एंगल बना रहे हैं π/2 दैट इज 90 डिग्री। तो ऐसे में रिजल्टेंट विल बी द थर्ड वेक्टर। अगर आप जहां से भी ले रहे हैं, मान लीजिए आपने ऐसे लिया है a to b जा रहे हैं, a to b जा रहे हैं तो अंदर साइड हो जाएगा, तो डायरेक्शन आपका इनसाइड हो जाएगा। तो लेकिन क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ऐसे में आप यहां पर 90 डिग्री sin 90 is equal to 1 sin 90 that is equal to 1 के बराबर है। तो यहां पर हम क्या रिलेशन ले सकते हैं, a वेक्टर और a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर that is equal to a b, और यहां पर कितना आ गया, तो इसका नॉर्मल कंपोनेंट, इन दोनों वेक्टर के नॉर्मल को रिप्रेजेंट करेंगे एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द डायरेक्शन। तो ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। अब देखो यहां पर हम बात करते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में अगर जैसे अभी आपने देखा था उसी तरह हम यहां भी कंसीडर कर रहे हैं कि देखो ये आपका XYZ है, I कंपोनेंट आप यहां लिए, J यहां कंसीडर किए और K यहां किए। अब ये सभी पैरेलल, यहां पर देखो 90 डिग्री यहां भी बन रहा है, दिस प्लेन ऑफ XY दैट मेक्स ए परपेंडिकुलर ऑफ 90 डिग्री, तो रिजल्ट विल बी द K। तो ऐसे में, और अगर इनके बीच में परपेंडिकुलर लेते हैं तो रिजल्ट विल बी द I, अगर इनके बीच में लेते हैं तो रिजल्ट विल बी द J। तो एक तरह से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं यहां से तो रिजल्ट आपका ये हो गया, और अगर आप इनके साथ ले रहे हैं तो ऐसे I हो गया, इनके साथ ले रहे हैं J हो गया। कहने का मतलब है कि अगर हम परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कंसीडर करके या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में देखते हैं फॉर components of orthogonal यूनिट वेक्टर्स, तो ऐसे में हमको क्या मिल रहा है, I वेक्टर क्रॉस J वेक्टर एंड दैट इज इक्वल टू, अब देखो I का 1 हो गया, J का 1 हो गया, यूनिट है मैग्नीट्यूड, और साइन कितना हो गया, तो साइन π/2 दैट इज अगेन 1, और नॉर्मल कंपोनेंट, तो नॉर्मल क्या आ गया यहां पर, नॉर्मल कंपोनेंट को इन दोनों प्लेन माने XY प्लेन का नॉर्मल क्या हो गया, K हो गया, थर्ड J हो गया।
जेड हो गया, तो जेड के जगह पे हम क्या रखेंगे, के रखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 into 1 इसका भी वैल्यू 1 हो गया। 9 sin pi by 2 इज इक्वल टू, हम लोग सब जानते हैं sin pi by 2 दैट इज 1, sin 90 इज इक्वल टू 1। तो अब इसको आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर सीधा सीधी के यूनिट लिखेंगे, तो क्या आया i क्रॉस j दैट इज इक्वल टू के। इसी तरह देख रहे हैं j क्रॉस k दैट इज इक्वल टू i यूनिट है, और k क्रॉस i दैट विल गिव द j यूनिट है। ये एक डायरेक्शन में, इससे हमको क्या मिला कि अगर कोई साइकिल आप लेते हो और इस साइकिल में अगर हम यहां बात कर रहे हैं i का, यहां बात कर रहे हैं j का और यहां बात कर रहे हैं k का, तो ऐसे में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आप कर रहे हो तो एक के बीच में तो रिजल्ट हो गया k, अगर हम इनके बीच में ले रहे हैं तो रिजल्ट हो गया i, अगर हम इनके बीच में एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो रिजल्ट हो गया j। और क्या मिला कि एंटी क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव माना है, एंटी क्लॉकवाइज को, तो यहां पर ij दैट इज द पॉजिटिव वन। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज ले लेते हैं, मान लो हमने दूसरा साइकिल यहां पे दिखाया, ये सेकंड साइकिल है और इसमें अगर हम यहां पर ले रहे हैं i, ये हो गया j और यहां हो गया k, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं इधर की ओर, नहीं क्लॉकवाइज अगर मूव कर रहे हैं, यहां पर हो गया एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज, यहां लिख दे रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज मोशन को अगर आप कंसीडर करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माने हैं हम लोग, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज को अगर ले रहे हैं तो क्लॉकवाइज क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो यहां पर आप लेते हैं तो ये माइनस के हो जाएगा, यहां माइनस हो गया, फिर यहां से यहां ले रहे हैं तो ये फिर यहां पर इसको j जो हो गया, फिर यहां माइनस लेंगे, फिर यहां से यहां अगर आप ले रहे हैं k to j देन इट इज अगेन माइनस। इसका मतलब ये बात यहां दिमाग में रखना है कि निगेटिव हो जाएगा अगर हम इस दोनों को ले रहे हैं यहां पर क्लॉकवाइज को। तो अब इसी को वापस को ले लो j to i, j क्रॉस i, तो ऐसे में ये क्या हो गया माइनस k, फिर क्या हो गया i क्रॉस k दैट इज इक्वल टू माइनस j, और k क्रॉस j ले लिए, k क्रॉस j तो दैट इक्वल टू माइनस i। ये सब क्या आ गया, सब आपका क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज को समझे, और ये भी समझे कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, अगर कोई भी परपेंडिकुलर वेक्टर लेते हैं तो ऐसे में मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन भी ध्यान में रखना पड़ता है। ये क्या हुआ, 6 नंबर प्रॉपर्टी को हम लोग देखे। अब देखो यहां पर ये क्लियर है सबको। अब यहां हम बात कर रहे हैं 7th में, अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, या फिर एक और छोटा सा बात यहां पर, क्योंकि हम लोग अभी ये सब बात समझ गए, ठीक है, तो ऐसे में अगर एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो कि एग्जांपल है टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस फोर्स, या एग्जांपल है एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू r बाय द लीनियर मोमेंटम, क्रॉस लीनियर मोमेंटम। दोनों ही कंडीशन में अब टॉर्क मैक्सिमम अगर हमको लेना है तो मैक्सिमम लेने का मतलब क्या होगा, दैट इज द फॉर मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू हमको कब होगा टॉर्क का, दैट इज इक्वल टू rf मैक्सिमम हो जाए, और परपेंडिकुलर इनका मैग्नीट्यूड, क्योंकि डायरेक्शन दे दे रहे हैं तो मैक्सिमम होगा, तो यहां पर क्या हो गया, दैट विल गिव द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम। ठीक है, और अगर मिनिमम के बारे में बात करते हैं तो यहां इसमें क्या आपने लिया मैक्सिमम के लिए, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 और 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। तो ये अभी हम लोग समझे कि अगर 90 डिग्री लेते हैं और या परपेंडिकुलर दो वेक्टर कंसीडर करते हैं, तो ऐसे में एक्सिस ऑफ रोटेशन से, यहां पर आपने देखा कि ये मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां से फोर्स का डायरेक्शन और आर डिस्टेंस ऑफ फोर्स दोनों के बीच में अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन है तो ये आपका क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन जेड, सपोज करो। तो ये टॉर्क का मैक्सिमम हम लोग जाने। इसी तरह मिनिमम अगर कंसीडर करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉर मिनिमम के लिए क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू आइदर 0 डिग्री और पाई बाय 2।
पाई, दैट इज पाई, यहाँ पाई बाई 2 ले चुके हैं, इसको 0 डिग्री बोलो या पाई इज इक्वल टू 180 बोलो। तो ऐसे में हमको क्या मिलेगा, फिर साइन का वैल्यू यहाँ क्या हो गया, साइन 0 डिग्री और 180 डिग्री जो भी आप ले रहे हैं दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ टॉर्क क्या हो गया, मिनिमम हो गया, मिनिमम इज इक्वल टू 0, बट हैव अ टेंडेंसी ऑन दैट केस इट विल बी द नल वेक्टर। तो एक उदाहरण एग्जांपल भी देखिए हम लोग। अब देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विथ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के केस में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 7 नंबर, अब यहां बात कर रहे हैं 7 में 7 प्रॉपर्टी जो आपका है वो बहुत ही सिंपल कि दैट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors represent the area of parallelogram या रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। अब देखो यहीं पर हम इस फिगर बना हुआ है, इसी फिगर को अगर हम ध्यान से देखें, सपोज करो कि हमने यहां पर ये फिगर है और दो वेक्टर आप ले रहे हैं, इसी को वेक्टर के रूप में कंसीडर कर रहे हैं कि ये आपका वेक्टर है एंड दिस इज द वेक्टर ए। यहां से आपने लिया, दिस वन इज द वेक्टर ए सपोज एंड दिस इज द वेक्टर बी। अब ये एंगल बना रहा है विद द थीटा, ए वेक्टर और बी वेक्टर दे मेक एन एंगल ऑफ थीटा, थीटा एंगल बना रहा है। तो अब ऐसे हम क्या देख रहे हैं, तो ए, अब यहां पर इसका कंपोनेंट यहां पर ले रहे हैं, एक बी का कंपोनेंट अलोंग दिस। तो मान लो इसको हमने किया ओ पी क्यू एंड दिस इज द एस पॉइंट। तो यहां पर n नॉर्मल ड्रॉप किए, फ्रॉम s टू n नॉर्मल ड्रॉप किए। ये हो गया b cos sin थीटा, b sin थीटा, और इधर कंपोनेंट a b cos थीटा। हम सब जानते हैं पैरेलल में क्या होता है, यहां a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, अगर मैग्नीट्यूड बात कर रहे हैं तो दैट इज द मॉड लगा दिए। तो ये वेक्टर कितना हो गया b sin थीटा और a का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द a वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ द b sin थीटा। सो ऐसे में हम ये वैल्यू कितना हो गया, दैट इज द a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, this that will give the ab sin theta and ab sin theta is the area of the parallelogram. So area of the parallelogram that is equal to area of the parallelogram। ये किसके बराबर हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो आप क्या लेते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ लेते हैं, ठीक है। दैट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये आप यहां पर एरिया को देख रहे हैं, या ऐसे सिंपल एरिया पैरेललोग्राम भी करेंगे तो क्या लिखेंगे, दैट इज द OA इनटू NS, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दैट इज AB sin थीटा दैट इक्वल टू द एरिया पैरेललोग्राम OS नहीं OP इनटू कितना हो जाएगा SN, और इसी बात को आप लिखे क्या, दैट इज AB sin थीटा। सो हम यहां समझे कि क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, या कह सकते हैं यहां पर कि मैग्नीट्यूड ऑफ द, ये क्या दिखाया आपको, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विल गिव द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यहां भी लिख सकते हैं, यहां पर ऐड कर दो मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, तो ये एरिया देता है। अभी यहां पर देखो यहां पर ऐसे में, ठीक है, ये आपका पैरेललोग्राम में से क्रॉस प्रोडक्ट का ये 7 प्रॉपर्टीज आपने देखा। अब इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस क्रॉस प्रोडक्ट। गुड लक।